नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल दृष्टि हिंदी पर। प्यारे साथियों, हम पूर्वावलोकन सीरीज जो स्टार्ट किए थे उसी श्रृंखला में हमारा तीसरा वीडियो आज आप सभी के समक्ष हाजिर है। जो मैंने मेरे पहले वीडियो को आप सबने बहुत ही प्यार दिया और दूसरे वीडियो को भी बहुत से प्यार दिया, आप सभी को अच्छी लगी हैं। इसी क्रम में हम आज ये तीसरा वीडियो आप सभी के समक्ष लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आज भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेश की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरुआत। भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है। नोट्स इसका आज नोट्स हम कुछ पढ़ते हैं, इसका देखते हैं। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों को अध्ययन करती है। विज्ञान की ये शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी जो है वो पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। तो प्रश्न पूछता है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। तो भारतीय स्थलपिंड किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। गोंडवाना लैंड भूभाग का विशाल क्षेत्र भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका क्षेत्र में शामिल थे। तो जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड देखिए, जब ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी पहले थी, तो जब गोंडवाना लैंड से अलग हुई, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में बटा, तो इसमें जो ऊपर का ये सब क्षेत्र आता है, ठीक है, तो जिसमें क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, अफ्रीका आते हैं, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका क्षेत्र जो आते हैं, ये गोंडवाना लैंड के भाग थे, ठीक है। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अब अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी और विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों भारत तथा यूरेशियन के बीच टेथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। जब हमारा यूरेशियन प्लेट और जो ये है यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकराएं, तो जो बीच में है, बीच में एक गड्ढा खाई बन गया। तो बीच में जब गड्ढा खाई बन गया तो वही धीरे धीरे ऊपर उठा। जब धीरे धीरे ऊपर उठा तो वही एक हमारा एक सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं, जहाँ से कई पर्वतें निकलती हैं, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है, तो वहाँ से पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण हुआ है, ठीक है। पामीर का पठार जिसे कहते हैं, पामीर के पठार से हमारे सारे पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण हुआ है, ठीक है, श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इनमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। तो किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो इसे ध्यान रखिएगा, हिमालयी क्षेत्र में। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ है। देखिए, जब टेथिस सागर हिमालय के ऊपर के रूप में उठा और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में उत्तरी किनारे का नीचे धंसने के कारण जब ये दोनों नीचे धंसे और ऊपर उठा, तो उसके बीच में जो खाई बनी है, ठीक है, उसे द्रोणी, जिसे द्रोणी कहते हैं। जब दो पर्वतों के मध्य में जो बीच में खाई बनती है उसे द्रोणी कहा जाता है, ठीक है। तो द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। तो मैदान का निर्माण कैसे हुआ? मैदान का निर्माण ऐसे हुआ कि जब ये बेसिन, जैसे समय के साथ साथ ये बेसिन जब उत्तर पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी वो निक्षेप लेकर आती थी, वो धीरे धीरे भर गई, जो खाई थी, ठीक है। इस प्रकार जो जलोढ़ के निक्षेप थे, अब वही भर गया, कोई गड्ढा है उस पर भर गया, ठीक है, जो भी नदियाँ बहा के लाती थी निक्षेप, उससे भर गया। तो उससे जो निर्माण हुआ वो अपना उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है।
प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार के बहिर्शायी है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारत प्रायद्वीपीय मालदा गैप तथा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। तो भारत का पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ? भूमि का उत्थान तथा निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4। आइए देखते हैं 4 प्राकृतिक प्रदेश वो कौन कौन से हैं। तो पहला उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथा है तटीय द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत के शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतियों प्रदेशों में बांटा गया है। तो भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 4। और भू आकृतिक प्रदेशों में कितने उपभौतिक और भू आकृतिक प्रदेशों में कितने बांटा गया? तो 3 उपभौतिक तथा 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आइए हम देख लेते हैं कि मतलब 4 कौन से हैं और इसे मैप के थ्रू समझते हैं। हम थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप सब। जैसे ये अपना इंडिया है, ठीक है। इंडिया किस में है? गोंडवाना लैंड में स्थित है, ठीक है। अब भू आकृतिक प्रदेश कौन कौन से देखिए। सबसे पहले देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। ये जो क्षेत्र आते हैं ये सब, ये उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। और उसके बाद में ये जो यहाँ देखिए ये जो क्षेत्र बने हुए हैं, ठीक है, ये सब ये आते हैं सिंधु गंगा का मैदान क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो इधर वाले क्षेत्र बचे हैं ये सब, ये पूर्वोत्तरी हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है ये मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बहुत सारे देखेंगे आप मरुस्थल पाए जाएंगे, ठीक है, पठार पाए जाएंगे, ठीक है, पहाड़ पाए जाएंगे, ठीक। और उसके बाद में ये दक्कन का पठार जो चौथा है भाग हमारा, ये दक्कन का पठार आता है, ठीक है। और इधर पश्चिमी तटीय मैदान आता है, इधर पूर्वी तटीय मैदान आता है। और इधर मरुस्थल का क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे राजस्थान में सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्र है। आपको बताए थे क्यों मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर, आप ये सब कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब हमारा देखिए जब मानसून आता है तो मानसून 1 जून को हमारे यहाँ इस तट से टकराता है। जब इस तट से टकराता है तब यहाँ पर जो पर्वतें हैं, ठीक है, तो इससे टकराते तो बारिश कराती है। तो एक दिशा जो इसकी ऐसे सीधी चली जाती है और एक इधर चली जाती है, ठीक है, एक यही चली जाती है इस क्षेत्र में, यहाँ से होकर के ऐसे, ठीक। जब ये इस क्षेत्र में जाती है तो यहाँ पर एक अरावली पर्वत श्रृंखला, हम कलर दूसरा ले लेते हैं, जो यहाँ पर पड़ती है, एक अरावली पर्वत श्रृंखला पड़ती है, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला देखिए बारिश जब होती है, जब कोई नमी लेकर जाती है कोई, ठीक है, मानसून, तो जब पर्वतों से टकराएगी तभी बारिश होगी। तो एक तो इसकी सीधी रेखा में ऐसे निकल जाती है और एक ऐसे निकल जाती है, तो ये टकरा नहीं पाती है। तो अगर टकरा नहीं पाती है तो ये बारिश करा नहीं पाती है, इसीलिए यहाँ इस क्षेत्र में मरुस्थल ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। तो अब जो 6 भाग आपको देखना था, ठीक है, तो 6 भाग ये उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। प्रश्न पूछता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किसके चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है, ठीक है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, शीशा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, ठीक है, ये अत्यधिक धातुएं हैं। सर्वाधिक धातुएं चट्टानें कौन सी हैं? तो धारवाड़ क्रम की। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें लगभग सभी जो खनिज प्राप्त होते हैं पाए जाते हैं। सोना हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, अभ्रक हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, तांबा हो गया, टंगस्टन हो गया, शीशा हो गया आदि जैसे खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, अधिकतर खनिज, ठीक है। दूसरा है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है? आर्कियन क्रम की चट्टानों, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानों, ठीक है, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, फिर विंध्य क्रम की चट्टानें। ये मतलब जो क्रोनोलॉजी है इसे याद रखिएगा, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? अधिकतर चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा मतलब जो घर का निर्माण कार्य होता है उसमें जो भी लगते हैं अधिकतर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टानों को काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ।
भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तो भारत का अधिकांश कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना। और विंध्यन से क्या प्राप्त होता है? तो सीमेंट, ये सब जो होती हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब प्राप्त होती हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टाने से क्या प्राप्त होते हैं? अधिकतर खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है। फिर है, इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इससे सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, इसमें सर्वाधिक सबसे बेहतर कोयला बिटुमिनस प्रकार की पाई जाती है। ठीक है। और इसमें सल्फर की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है। तो आप ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं प्रश्न। ठीक है। पहला प्रश्न है, भारत से उपबंध पर पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो भारतीय स्थलपिंड किधर सरका है? तो आपको बताए थे उत्तर की तरफ सरका है भारतीय स्थलपिंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है। क्योंकि भारत का स्थलपिंड जो सरका था उत्तर की तरफ। आइए हम और इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर ही है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। गोंडवाना लैंड दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर स्थापित हुआ था। ठीक है। तो भारतीय स्थल किधर हुआ था? हम आपको बताए भी थे, जब इधर ऊपर की तरफ खसका था उत्तर की तरफ, तब यहाँ से गोंडवाना लैंड अलग हुआ था। ठीक है। बीच में जो खाई बनी थी। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे क्या कहते हैं आपको हम पहले ही बता दिए थे, गोंडवाना लैंड। ठीक है। IAS प्री 1995 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो आपको बताया तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है और 6 किसमें विभाजित है? उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेशों में 6 प्रकार से विभाजित है। ठीक है। तो 4 कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथा है तटीय द्वीप। आपको मैप के माध्यम से समझाएं, एक बार हम आपको और समझा देते हैं। देखिए, उत्तर का पर्वतीय पठार, ठीक है, ये तो ये भाग हो गया पूरा, ये यहाँ से जो ऐसे चला आया है सीधे। ठीक है। देखिए, ये ऊपर का जो क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र इधर, ये सब उत्तर का पर्वतीय पठार है। ठीक है। दूसरा है मैदानी क्षेत्र। ठीक है। तो ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा का मैदान क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र हैं। सॉरी, हम कलर चेंज करते हैं। ये सारे क्षेत्र हैं। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है, दूसरा हो गया। ठीक है। तीसरा है, जो तीसरा था ये विशाल मैदान हो गया। तीसरा हमारा है प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जितने भी क्षेत्र आते हैं हमारे, ये भी क्षेत्र, ये सब प्रायद्वीपीय पठार आते हैं। और चौथा जो इसके किनारे किनारे ये सब बचे हैं, ये तटीय क्षेत्र, जो तटीय इलाके हैं, ये सब आ जाते हैं। ठीक है। तो 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं। तो आपको प्रश्न दे देगा पाताल तोड़ इनमें से कौन से हैं? प्रश्न पहला ऑप्शन दे देगा जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं, जो धरातल पर ही रहते हैं, जो धरातल से नीचे बहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर होगा? जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं। और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? भारत के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नत में हुई है। ठीक है। तो इसका उत्तर देखते हैं। और तीसरा है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। चौथा है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट त्रिकोणीय अपसरण के फलस्वरूप हुई है। ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो गंगा मैदान, तो एक गंगा मैदान की जो रचना है ये गर्त में हुई है, तो सही है। ठीक है। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ठीक है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्यों, चौथा क्यों गलत है, इसका देखते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार के बहिर सही है। यह एक समतल भूमि
है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। ठीक है, अतः कथन एक सही है। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना हिमालय के समभिन्नत से हुई है। तो कश्मीर घाटी की रचना कैसे हुई? हिमालय के समभिन्नत से हुई है। ठीक है, स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय दृढ़ भूखंड हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका गया, तो हिमालय के उच्च वलनों के समकक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्निधि की भात था। ठीक है, अग्रगर्त मतलब 4D मतलब गहरा थोड़ा। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी विशाल मैदान का निर्माण हो गया। ठीक है, तो तीनों का व्याख्या आप देख लिए हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए चौथा गलत हो गया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है छठवां प्रश्न। छठा प्रश्न है हमारा, ये निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है? भूमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है, तो ये तो सही है। भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों से प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है, नवीन वलित पर्वत था। ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया हुआ है, तो तटों का निर्माण नदियों के जमाव से तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। भारत में गोंडवाना शिलाओं का कोयले में बृहत्तर भंडार है। तो आपको बताया था गोंडवाना में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। ठीक है, भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण पश्चिमी तटों का निर्माण हुआ है। ठीक है, भारत में कोयले का विशाल भंडार गोंडवाना शैलों में पाया जाता है, ये भी सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भूमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट प्रश्न सातवां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट। ठीक है, और फिर दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, तीसरा है अरावली, और चौथा है नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, तो इसका जो मिलान है आइए देख लेते हैं। तो पहले का तीसरा दिया है, मतलब क्रेटेशियस आदि न्यूनतम युग में बना था, और दूसरा जो पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण तो सेनोजोइक काल में हुआ था, तो सेनोजोइक काल में हुआ था इसका, तो इसका हो जाएगा पहला। ठीक है, सी अरावली अत्यंत मतलब अरावली सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, जो प्री कैम्ब्रियन युग में बना हुआ था। ठीक है, और नर्मदा ताप्ती अत्यंत न्यूनतर काल में बना था। ठीक है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। देखिए, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में हुई थी अंतिम चरणों में, पश्चिमी घाट सेनोजोइक युग में, अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में, नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन काल में हुई थी। ठीक है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु किसमें प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। ठीक है, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन या फिर वो द्वारा कुट्टानाड की खेती तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। ठीक है, हमारा प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु क्षेत्र। ठीक है, ये मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जो थार का मरुस्थल लगभग वहीं पर पाया जाता है। ठीक है, आइए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र पश्चिमी में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये रोहतास जिला ये नहीं है। ठीक है, बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिला शामिल हैं। ठीक है, वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विभिन्न भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। ठीक है, तो कैमूर एवं सोन नदी घाटी में क्या पाई जाती है? विभिन्न भूस्तरीय रचना। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम कौन सा था? तो गोंडवाना, क्योंकि सबसे बाद में यही निर्मित हुआ है। ठीक है, देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ठीक है, ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें
सोना, लोहा, मैग्नीशियम, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बाद हुआ। इनमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती हैं। विंध्यन क्रम के चट्टानों का काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत अधिकांशतः कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। इनमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तो पिछले पढ़ाया गया था वही सेम यहाँ रिपीट कर दिया गया है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो दिया है, जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों को भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। ठीक है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ीय तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, देखिए दूसरा तो सही उत्तर है इसका, लेकिन पहला जो है इसे इन्होंने नहीं तैयार किया था, जो जेडी डाना नहीं तैयार की थी, इसको टी.एस. हॉलैंड द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, टी.एस. हॉलैंड। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है। पहला है पेडी प्लेन, दूसरा है पेनी प्लेन, तीसरा है जियोस्निक्लाइन और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है कास्ट प्लेन। पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। गंगा मैदान एक जियोस्निक्लाइन या भू अभिन्नत गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। ठीक है, अब आइए हम दूसरा हमारा क्रम है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भारत की उत्तरी सीमा विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो उत्तरी सीमा जो भारत का हिमालय है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। ठीक है, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसतन चौड़ाई 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो वो कौन कौन से हैं जो 4 समानांतर क्षेत्रों में बांटे गए हैं? पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, चौथा है बाह्य या उप हिमालय। देखो, ट्रांस हिमालय तिब्बत के क्षेत्र को कहते हैं, बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं और बाह्य उप हिमालय को शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। हिमालय के ऊपर अनुदैर्ध्य, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। तो इसका विभाजन कैसे? उत्तर से दक्षिण के क्रम में है, जैसे ये ऐसे। ठीक है, ऊपर से नीचे। ट्रांस हिमालय के अंतिम रूप से उत्थान क्रेटेशियस टर्सरी काल तक हुआ था। ट्रांस हिमालय का उत्थान कब हुआ था? क्रेटेशियस टर्सरी काल में हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। तो ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणी के उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है। ठीक है, तो दूसरी क्या है? बृहद हिमालय या महान हिमालय। ठीक है, जिसका निर्माण ओलिगोसिन युग में हुआ है, 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में हुआ है तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का प्लायोसीन युग में हुआ है। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी का सबसे प्राचीन सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला का भाग है शिवालिक श्रेणी। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। तो हिमालय के जो उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला महान या आंतरिक हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? महान हिमालय में स्थित है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर यह स्थित है। ठीक है,
कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है? भारत के नेपाल और पूर्वी सीमा के पर स्थित है। ठीक है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय, मध्य हिमालय कहा जाता है। तो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है उसे लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर के मध्य है। मध्य हिमालय पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। तो मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है जो सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलाधारी और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमाचल, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ठीक है। हिमालय की बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमाचल या लघु हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून। ठीक है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। शिवालिक श्रेणी क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम सिंधु से पूर्व तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। ठीक है। भावर किसे कहते हैं? तो जो शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद में क्षेत्र में पश्चिम सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र की गहराई कंकड़ और बजरी द्वारा अवसादों के लाए जो कंकड़ और बजरी लाती हैं उससे निर्मित होती हैं। ठीक है। के जमाव से निर्मित मेखला है। ठीक। कंकड़ और बजरी सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की घाट तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। तो पामीर का घाट कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का ही भाग हैं। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है, ये किसकी भाग है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है। इसे उत्तर से दक्षिण सजा लीजिएगा। ठीक है। काराकोरम है, लद्दाख है, फिर जास्कर है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थिर है। हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज सिंधु के बीच स्थित हिमालय भाग को पंजाब हिमालय, सतलज सिंधु के बीच के पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली की नदियों के बीच में कुमाऊं हिमालय है तथा काली तथा तीस्ता नदियों के बीच में नेपाल हिमालय एवं तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय स्थित है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय का सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो सबसे पूर्वी सीमा कौन बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय पहाड़ियों को अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। ठीक है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत का अधिकांश भाग साइबेरिया आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है तथा मानसून के प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। ठीक है। अटल टनल जो सबसे लंबी टनल है, अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित या पूरे वर्ष मनाली लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है।
इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन, जिसे BRO कहते हैं, द्वारा किया गया तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रोहतांग दर्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं हिमालय का अनुदैर्ध्य क्रम। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य क्रम हैं, जिसे थ्रस्ट कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, भ्रंश दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंट थ्रस्ट मिलता है। मेन फ्रस्ट फ्रंट MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। MBT एवं MCT के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय CCZ सेंट्रल तिब्बत हिमालय टेथिसियन HSC FTD साउथ टाइबेटन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सचर जोन स्थित है। ठीक है, ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय। इनका उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्रों में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र कहलाता है। आइए हम प्रश्न देख लेते हैं कुछ। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। देखिए, हिमालय से निकलने वाली सतत वाहिनी तो है, मतलब जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो हमेशा बहती हैं, इसलिए सतत वाहिनी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये भी ठीक है। तो हिमालय जो अपनी वर्षा का अधिकांश जो ये दक्षिणी पश्चिमी बन जाता है, ठीक है, यहाँ से तो अधिक तो वर्षा यहीं से होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से होती नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ से सबसे अधिक वर्षा यहीं से होती है। लेकिन ये दोनों कथन तो सही है, लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बारिश के कारण ही नहीं होती, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो सतत वाहिनी होती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ये की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, तो ये तो सही है। हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों से में स्थित है, तो ये आर दोनों सही है और ये आर की व्याख्या भी इसका सही करता है। ठीक है, आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। तो सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? बृहत्तम हिमालय श्रेणी है। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार बृहत हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन श्रेणी ओलिगोसीन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व में हुई है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी, फिर शिवालिक सबसे नवीनतम। बृहत, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणी का उत्थान टर्शियरी काल में हुआ है। ठीक है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव भौगोलिक प्रभाव क्या होता? ठीक है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। ऑप्शन बी है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। ऑप्शन सी है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ठीक है, तो पहला तो सही है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता। अगर हिमालय श्रेणियाँ नहीं होती तो साइबेरिया से जो भी शीत लहरें आती हैं वो सीधा डायरेक्ट आ जाती हैं, हिमालय से टकरा के रुक जाती हैं। सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित नहीं होता, ये भी ठीक है। सिंधु गंगा मैदान जो है जलोढ़ मृदा जो आती है वो सिंधु गंगा मैदान से उतना मतलब वंचित नहीं होती। तीसरा है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। ये मानी सी बात है कि जो अभी मानसून का प्रतिरूप है वैसा मानसून का प्रतिरूप होता नहीं, क्योंकि अभी है जो टकरा जाती हैं तो इसलिए बारिश हो जाती है, पर्वत श्रेणियाँ हैं तो उस समय बारिश उतना हो नहीं पाती। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत में अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता और सिंधु गंगा मैदानी इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपर्दन निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न 5वां है, उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र से सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपको बताए थे
जो इधर समतल मैदान फैले हैं उसे भाबर कहा जाता है। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उप हिमालय क्षेत्र गिरपत क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु में पूर्व में तीस्ता बीच फैले समतल मैदान में भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक गिरपत क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है, अतः विकल्प डी सही है। हिमालय के पर्वत पदीय प्रदेश को क्या कहते हैं? तो पर्वत पदीय प्रदेश को शिवालिक कहते हैं। ठीक है, सतवा है शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न से किसका हिस्सा है? तो हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? तो हिमालय का ये हिस्सा है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा 8वां प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? तो सेनोजोइक युग में हुआ है। ठीक है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, तो ये लगभग 700 से 1100 यही सही माना जाएगा। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय भी आपको कहाँ बताए थे? काली और तीस्ता के मध्य स्थित है। ठीक है, सतलज और काली के मध्य स्थित है। तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, 11 प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह दक्षिण से भाबर क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो गिरपत की स्थिति का कारण है। आपको पहले ही बता दिए थे, शिवालिक जो गिरपत है उसके नीचे भाबर क्षेत्र है। जब आप 12वां प्रश्न है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से किसको देखेंगे? गहरे खंड, यू घुमा वाली नदियाँ, समांतर पर्वत श्रेणी, भूस्खलन, इनमें से क्या आप देखेंगे? तो यू आखिर गहरे खंड देखेंगे, गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं। यू घुमा वाले नदी मार्ग भी देखेंगे, समांतर पर्वत श्रेणी भी देखेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल भी देखेंगे। तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों सुनिए। ठीक है, 13वां प्रश्न है, हमारे नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसमें क्या दिया है कि सजाइए लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल। तो काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख। फिर है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो आपको हम बताए थे, याद रखिएगा कि काराकोरम फिर पड़ता है पहले, फिर लद्दाख पड़ता है, फिर जास्कर पड़ता है, फिर पीर पंजाल पड़ता है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व का दिए गए उपयुक्त मानचित्र 1, 2, 3, 4 से अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः इस प्रकार हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक, लघु हिमालय स्थित है। तो लघु हिमालय किसमें स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: पहले महान हिमालय, जिसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय कहते हैं। ठीक है, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित क्रम सजाइए। तो सबसे पहले कौन सा हिमालय? तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण से उत्तर की, नीचे से ऊपर की ओर सजाना है। तो सबसे नीचे शिवालिक है, तो शिवालिक ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी सी कट गया। तो शिवालिक इसमें, उसके बाद लघु हिमालय पड़ेगा, फिर महान हिमालय पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणियाँ है? तो सबसे नवीन शिवालिक है, अरावली सबसे प्राचीन है। ठीक है, हमारा 17 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों के आधार पर ध्यान दीजिए: जास्कर पर्वत श्रेणी, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम। तो इसमें क्या पूछ रहा है देखिए, तो इसमें जो पूछ रहा है, उपरोक्त उच्चावच आकृतियों के को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले धौलाधार ही पड़ता है, फिर जास्कर पड़ता है, फिर लद्दाख पड़ता है, फिर काराकोरम पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय से स्थित है, और पीर पंजाल जो स्थित है वो शिवालिक से स्थित है। 18 नंबर है, निम्नलिखित से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो उत्तर दिशा की कौन सी है? जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। दूसरा है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तीसरा है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पीर पंजाल हो जाएगा, फिर जास्कर श्रेणी हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, फिर काराकोरम हो जाएगा इसका। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पीर पंजाल,
ठीक है, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा 19 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो सबसे पहले कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी पड़ती हैं। ठीक है, जो शिखर है इसका क्रम इसी प्रकार है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सा है। तो सबसे नवीनतम पटकाई श्रेणियाँ है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो त्रिपुरा इस पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। त्रिपुरा सबसे नीचे है जो मिजो पहाड़ियाँ से संलग्न है। पीर पंजाल श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों से किस पर्वत श्रेणियों को अटल टनल पार करती है। तो कौन सी पार करती है। तो पूर्वी पीर पंजाल को ये पार करती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है। तो बृहद हिमालय और जिसे पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है, हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। तो अक्साई चीन का भाग लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। ठीक, आइए अक्साई चीन के बारे में कुछ जान लेते हैं। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत और चीन पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संध स्थल पर है। इसे भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में अवस्थित है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है। तो 8,850, इस समय 8,848.86 है। ठीक है, लगभग में यही है। हिमाचल पर्यायवाची है। तो हिमाचल किसका मतलब हिमाचल हिमालय किसका पर्यायवाची है। तो ये मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पुलकर झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये 5 राज्यों में नहीं फैला हुआ है। ठीक है, और दूसरा पश्चिमी घाट 5 राज्यों में नहीं फैला हुआ है। तीसरा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला है। तो पुलिकट झील 2 राज्यों में फैला है। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत की प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये फैला हुआ है। हिमालय 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका 6 राज्यों में है। पुलकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का झील के बाद लोईगुन झील है। इस प्रकार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है पुलकट झील। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियों निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियाँ नवीनतम है। तो नवीनतम श्रेणी हिमालय श्रेणी है। ठीक है, हिमालय श्रेणी ओलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्प नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, वह अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो हिमाद्री श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। UPPCS 2020 में आया है। नीचे कथन दिए गए जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे कारण कहा गया है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए तथा कारण दोनों सही है तथा कारण ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो हम 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए हैं लगभग भौतिक विभाजन के। अब कल हम पढ़ेंगे दक्षिणी और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, तो जितना क्लास हो गया है इसे आप रिवीजन करते रहें, जिसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो नोट आउट करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में आपका ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, इसलिए आप नोट आउट करते रहें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।